आज एक खबर ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। एक हीरो के फैंस को परेशान कर दिया। हीरो नंबर 1 को लेकर एक ऐसी खबर आई जिससे सब परेशान हो गए और गोविंदा के फैंस भी परेशान हो गए। गोविंदा को गोली लगी और कई सवालों ने एक साथ जन्म लिया। गोविंदा, गोली और सवाल। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा को अचानक गोली लगने की खबर आई और यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। जानकारी के मुताबिक उन्हें उनकी ही बंदूक से गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए CRITI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर ने गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली है। वहीं फैंस की बढ़ती चिंता देखकर अभिनेता गोविंदा ने खुद एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने सकुशल होने की बात बताई। तो वहीं विनय आनंद, जो गोविंदा के भतीजे हैं, वो भी अस्पताल पहुंचे और गोविंदा का हालचाल लिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने भी गोविंदा के सकुशल होने की बात कही। बड़ी कृपा है, गोविंदा जी स्वस्थ हैं और हंस के मिले मुझे। उनको देख के मेरा रोना निकल गया। तो यही बोले कि बेटा घबरा मत, मैं एकदम ठीक हूँ। और बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और वो एकदम स्वस्थ हैं। अब तो सबसे पहले यही था कि जान बच गई, ईश्वर की कृपा है। करेक्ट। और जो स्टेटमेंट है जो वो बताएंगे वो तो पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा। करेक्ट। तो बस अभी यही कहूँगा जितने तमाम फैंस हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से आज गोविंदा जी स्वस्थ हैं। अब गोविंदा ने अपने ऑडियो मैसेज में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। अब जल्दी से आपको इस पूरी खबर का टाइमलाइन बता देते हैं कि आज सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ। सुबह 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पता चला कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई है और कहा गया कि लॉक खुला रहने की वजह से गोली लगी है। यह दावा किया गया है। पैर में घुटने के पास गोली लगी, जिसके बाद गोविंदा को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने गोविंदा को खतरे से बाहर बताया। पुलिस ने इसके बाद मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और सबसे पहले गोविंदा की लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब्त कर लिया। जिस कमरे में फायर हुआ उसको बंद कर दिया गया, उसको सील कर दिया गया, क्योंकि वहां पर अब जांच की जाएगी, एविडेंस ढूंढे जाएंगे। और 48 घंटे के बाद कहा जा रहा है कि अस्पताल से गोविंदा को छुट्टी दे दी जाएगी। गोविंदा के पैर में गोली लगी, उसे निकाल लिया गया, जिसके बाद गोविंदा ने ऑडियो जारी किया, जो अभी हमने आपको सुनवाया। डॉक्टर्स और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और ये साफ किया कि उनके पैर में जो गोली लगी थी वो निकल चुकी है। यानी गोविंदा अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घायल हो गए, जैसा कि अभी तक दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है। इस मामले में जांच की जा रही है। गोविंदा की हेल्थ ठीक है, अब तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इस बीच डॉक्टर ने बताया कि गोविंदा को कितने टाके लगे हैं और कब तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गोविंदा का इलाज कर रहे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एक्टर की हालत अब ठीक है। उन्हें करीब 8 से 10 टाके लगे हैं। जब डॉक्टर से पूछा गया कि गोली लगने की वजह से गोविंदा के पैर में जख्म कहां पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि घुटने से 2 इंच नीचे। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी है कि गोविंदा को कब अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवालों ने जन्म ले लिया। कई सवाल उठने लगे और कई सवाल पूछे जाने लगे। कानाफूसी भी होने लगी कि सवाल क्या सिर्फ हादसा है या कोई घटना है। खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसे लेकर कि गोविंदा आखिर सुबह सुबह अपने रिवॉल्वर के साथ क्या कर रहे थे। इंडिया डेली के भी 5 सवाल आपको बताते हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, इतनी सुबह गोविंदा रिवॉल्वर क्यों साफ कर रहे थे। सवाल नंबर 2, इतनी सुबह गोविंदा को रिवॉल्वर से आखिर क्या काम था। सवाल नंबर 3, रिवॉल्वर का लॉक पहले से क्यों खुला हुआ था, रिवॉल्वर लोडेड क्यों थी। इवेंट में जाने के लिए रिवॉल्वर का क्या काम है। सवाल नंबर 5, गोली गलती से चली या कोई साजिश है।
हालांकि इसके लिए पुलिस जांच के पूरा होने का हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या तथ्य और क्या एविडेंस पेश करती है। लेकिन अभी तक के दावे के मुताबिक यह महज हादसा है और गोविंदा फिलहाल ठीक है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बात आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर की। गरबा पर घमासान और गोमूत्र से पहचान करने की बात की जा रही है। नवरात्र का दौर शुरू होने वाला है और इन दिनों देश में शगल तो यह चल रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर कोई भी कुछ भी कह देता है और हेडलाइंस में आ जाता है। अब देखिए, यह बात कहने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने गांजे को लेकर ऐसा ज्ञान दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज हो गया। उन्होंने गांजे को भगवान का प्रसाद बताते हुए उसे वैध करने की मांग रख दी। ताजा बयान इंदौर से बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने दिया, वो गरबा और गोमूत्र के कनेक्शन को लेकर। उन्होंने जो कहा वो आपको सुनवाएंगे। उस बयान में उनकी फिक्र गरबा करने वाली बहन बेटियों और उनसे होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं, लव जिहाद की घटनाओं को लेकर थी। जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसे लेकर ज्यादा अब बयान तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, बीजेपी के जिलाध्यक्ष को लगा कि भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और हो सकता है कि आला कमान की तरफ से भी मैसेज भेजा गया हो कि बयान बेतुका है, सोच समझकर बयान देना चाहिए। तो शायद उन्हें एहसास हुआ और फिर सफाई देने सामने आए। लेकिन कहते हैं कमान से निकली तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते, लिहाजा जहां जो संदेश जाना था वो चला गया। दरअसल नवरात्रि में होने वाले गरबा के आयोजन को लेकर इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा कि आज के दौर में आधार कार्ड एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष का यह भी कहना है कि गरबा में आने के लिए लोग तिलक भी लगा लेते हैं। ऐसे में इसमें एंट्री लेने वालों को अगर गोमूत्र पिलाया जाए तो फिर हिंदू वही होगा जो गोमूत्र पी पाएगा। सुनिए पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष क्या रहे हैं। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमाता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। गरबा माता की आराधना का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियाँ करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। बात सिर्फ जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा तक रह जाती तो भी गनीमत थी। बीजेपी जिलाध्यक्ष के बयान के समर्थन में कई दूसरे हिंदू संगठन भी उतर आए। उन्हें तो नसीहत देते हुए कई और उपाय भी इसी के साथ सुझा डाले। संस्कृति बचाओ मंच से जुड़े एक नेता ने तो बकायदा भगवान विष्णु के वारा अवतार की पूजा करने की सलाह दे दी। चंद्रशेखर तिवारी का यह बयान वायरल हो गया। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। यकीनन इस पूरे विवाद के केंद्र में जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है, लव जिहाद का मुद्दा, जिस पर फिक्र भी लाजमी है। लेकिन लव जिहाद के बहाने किसी त्योहार को सियासत का मंच बनाया जाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह बात देर से ही सही बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी समझ आ गई। सियासी बखेड़ा खड़ा होने के बाद उन्होंने इस मामले में सफाई देना ही बेहतर समझा। चिंटू वर्मा ने अपनी बात रखते हुए साफ किया कि उन्होंने जो बयान दिया उसके पीछे उनकी नीयत और भावना दोनों साफ थी। मैंने बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं रहती है और हमारा जो भारत देश है सर्वधर्म संभाव वाला हमारा देश है। लेकिन विवाद सिर्फ इन बयानों को लेकर नहीं है, विवाद एक और वजह से है। विवाद राम रहीम के पैरोल को लेकर है।
राम रहीम की रिहाई क्या यह सियासी लड़ाई है? हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिल गई है, जिसके बाद सियासी घमासान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस से पैरोल पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग को खत भी लिख दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे आचार संहिता के दौरान पैरोल न दी जाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस की इस चिट्ठी में कि राम रहीम इससे पहले भी पैरोल और फरलो पर बाहर आकर चुनाव को प्रभावित करता रहा है। मामले में कांग्रेस ने क्या तर्क दिया है, क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो एक डेरा चलाते हैं, डेरा में बहुत से अनुयायी, उनको आजीवन कारावास है, तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर, सजा हो चुकी। इस समय चुनाव जब वहाँ पे 5 तारीख को है और आप उनको 3-4 दिन पहले छोड़ रहे हैं पैरोल पे, तो निश्चित रूप से ये घबराहट आपकी दिखाती है, आपकी निराशा दिखाती है। हरियाणा का माहौल तो ये है कि भाजपा डबल डिजिट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या कांग्रेस पार्टी 2/3 या 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। वहाँ का तो खेल खत्म हो चुका है। लेकिन आप बाज नहीं आते अपनी आदतों से, और आपने ऐसे मौके पर जब राम रहीम जी को छोड़ा है तो लगता है जैसे कोशिश कर रहा है और अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। दरअसल 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के पैरोल को मंजूरी दी और इस पैरोल में 3 शर्तें रखी गई हैं। क्या है वो शर्त, ये भी जान लीजिए। 3 शर्त में पहली शर्त यह है कि हरियाणा से बाहर रहना होगा। दूसरी शर्त यह है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार या चुनाव को लेकर कोई बात नहीं रख सकते हैं। लेकिन राम रहीम के पैरोल और फरलो की चर्चा बार बार होती है कि कैसे उनको इतनी बार पैरोल और फरलो दी जाती है। राम रहीम के पैरोल को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी ने क्या दलील दी है, उसके सुनवाते हैं, उसके बाद इस फैसले पर विवाद की बात। जब जी राम रहीम जी जो हैं उनकी कंसल्टेशन, उनकी पैरोल के बारे में हमारे पास आया था, और जब पहली बार हमारे पास जो पत्राचार हुआ था तो हमने उसमें कुछ और फैक्ट्स थे जो एलिसिडेट करने के लिए वापस हमने चिट्ठी लिखी थी। तो उसका जवाब आने पर उसके बाद वो जो सारे फैक्ट्स और जो हमारे पास जवाब आया था उसको कंसिडर करते हुए हमने जो परामर्श हमारी तरफ से बनता था वो दे दिया है। और उसके अंदर हमने यही कहा है कि जो तथ्य आपने हमारे पास लिख के भेजे हैं, जिनके बेस पर आप पैरोल के बारे में फैसला करना चाहते हैं, उनकी सत्यता जांचना आप अपने लेवल पे इंश्योर करें और उसके बाद अपना फैसला इस बारे में करें। लेकिन क्या राम रहीम के पैरोल का कोई चुनावी कनेक्शन है, जैसा कांग्रेस कह रही है? अगर आप पैरोल और फरलो के पैटर्न को देखेंगे तो 6 बार ऐसा हुआ है जब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल दी गई। आपको डिटेल बताते हैं। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव का वक्त और चुनाव से पहले 21 दिन की पैरोल मिली। जून 2022 हरियाणा नगर निकाय चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 आदमपुर उपचुनाव से पहले 40 दिन की पैरोल मिली। जुलाई 2023 हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिली। नवंबर 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 29 दिन की फरलो दी गई। अगस्त 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो एक बार फिर से राम रहीम को दी गई है। राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिलने पर बीजेपी नेता अनिल विज क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वो पैरोल के नियम है, नियमों के मुताबिक ही दी होगी। पक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। एक दिन पहले 20 दिन के पैरोल को जोड़ा जाए तो संख्या 273 दिनों की हो जाती है। यानी इस पैरोल के बाद गुरमीत राम रहीम का 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त माना जाएगा। एक सजा याफ्ता को 9 महीने से ज्यादा की पैरोल कई तरह के सवालों को जन्म देता है। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 27 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पैरोल और फरलो का सिलसिला अभी तक चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और आध्यात्मिक गुरु की बात कर लेते हैं जिनसे जुड़ा विवाद सामने आ रहा है।
बात गुरु जग्गी वासुदेव की। सवाल यह कि क्या दूसरे की बेटियों को सन्यास का पाठ पढ़ाने वाले जग्गी वासुदेव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? दरअसल सारा विवाद एक पिता की याचिका से शुरू हुआ है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगाया कि उनकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है, उन्हें तुरंत मुक्त कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वो सन्यासी बन गई। उनकी बेटियों को ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए आरोपों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगणम की बेंच ने ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव से पूछा है कि आप अपने बेटी की शादी तो कर चुके हैं, दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? कामराज ने अदालत में आरोप लगाया है कि उनकी 42 और 39 साल की 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कोयंबटूर में ईशा योग केंद्र में रहने के लिए मजबूर किया गया है। कामराज ने अदालत को बताया है कि फाउंडेशन के अधिकारियों ने उन्हें अपने परिवारों से कोई संपर्क बनाए रखने की अनुमति नहीं दी है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को करेगी। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने ईशा फाउंडेशन के आश्रम पर छापा मारा है। लड़कियों की तलाशी के लिए कमरों में उन्हें ढूंढा गया है। पुलिस कई घंटों तक आश्रम में रही और अब इस मामले में सदगुरु की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की डिटेल पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। डीएसपी लेवल के अधिकारी की अगुवाई में 150 पुलिसकर्मियों ने आश्रम में तलाशी ली, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए ईशा फाउंडेशन में किस तरह से बड़ी संख्या में आज पुलिसकर्मी पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की है और अब सारी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। यानी कि सदगुरु के ईशा योग केंद्र में पुलिस पहुंची और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वाकई इस केंद्र में लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ता कामराज ने आरोप लगाया है। कोर्ट के निर्देश के बाद मामले में जांच शुरू हो गई है और इस मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस बड़ी संख्या में योग केंद्र पहुंची और मामले की जांच कर रही है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी कंचन जसवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। कंचन, क्या है ये पूरा मैटर? विवेक, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सदगुरु की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के हर कोने में सदगुरु की प्रसिद्धि है। दुनिया भर में 300 सेंटर्स होना और 1,70,00,000 से ज्यादा इनके वॉलंटियर्स है। अगर बात हमारे देश भारत की जाए तो कोयंबटूर, बेंगलुरु और दिल्ली के छतरपुर, इनके 3 मेन सेंटर्स हैं, जिसमें कोयंबटूर ईशा फाउंडेशन का मेन सेंटर माना जाता है और पूरे विश्व भर में इनको मिलाकर 300 सेंटर्स हैं, तो हर जगह इनकी प्रसिद्धि है। दरअसल ये मामला तब स्टार्ट हुआ जब एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपनी 2 पढ़ी लिखी एजुकेटेड इंटेलेक्ट बेटियों को लेकर याचिका दाखिल की थी और इस पर मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी सामने आई है वो हम सबको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। और मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है, क्योंकि सदगुरु का ये एम होता है लव ऑल हेट नो वन, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या अपने माता पिता को बढ़ती उम्र में इस तरह छोड़ देना एक सिन नहीं है। आपको यहां यह भी बता दे विवेक, हमारे दर्शकों को, कि जब इन दोनों बेटियों से कोर्ट में सवाल पूछा गया था कि क्या आपको ब्रेन वॉश किया गया है या कोई जोर जबरदस्ती की गई है, तो उन्होंने बोला था कि हम स्वेच्छा से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन इनके पिता का साफ तौर पर यह कहना है, क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है बाहर से है, एक इनकी 42 साल की बेटी है, एक 39 साल की बेटी है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उनको खाने में कुछ मिलाया गया है, जो कि वो अपने परिवार से दूर होती हुई नजर आ रही है। और 150 पुलिसकर्मी आज ईशा फाउंडेशन में पहुंचे थे, जांच पड़ताल की जा रही थी। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली स्थिति है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 4 अक्टूबर को ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसकी जांच कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। इस मामले में हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का भी वेट करना होगा और देखना होगा क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेली ने अपनी सरोकारों की पत्रकारिता की मुहिम के तहत आपको दिखाया था लखनऊ में बारहसिंगा के शिकार की एक दास्तान, जिसे लेकर सरकारी मशीनरी को हमने जगाया। वन विभाग हरकत में आया। नतीजा गौस खान, जिसकी तस्वीर बारहसिंगा के साथ वायरल हुई, वो अब मुश्किल में। एक रिपोर्ट देखते हैं।
इंडिया डेली ने आपको दिखाई बारासिंगा के शिकार की तस्वीर। इंडिया डेली की खबर से हरकत में आया वन विभाग। आठ साल पुराने केस में एक्शन, कानून का कसा शिकंजा। गौस खान से वन विभाग की पूछताछ की तस्वीरें हमने दिखाई। इंडिया डेली ने दिखाई गौस खान पर एफआईआर की एक्सक्लूसिव खबर। बेजुबान बारासिंगा के शिकार की फाइल खुली तो लखनऊ के कई विभागों में खलबली मच गई। चंद घंटों में लखनऊ के मलिहाबाद के कारोबारी गौस खान और उनके उन दोस्तों की कलई खुलने लगी जिन्होंने शिकार और दबंगई की कहानी को दफन मान लिया था। बारासिंगा के साथ शिकार, क्रूरता और फिर बेफिक्र अंदाज में खिंचाई तस्वीरें गौस खान के लिए मुसीबत बन गईं। पहले थाने में पूछताछ हुई और फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वन विभाग और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई में एफआईआर के बाद लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से अपनी गर्दन बचाने में लगे गौस खान ने मानो नई कहानी गढ़ ली है। बारासिंगा के शिकार वाली इस कहानी में नया नाम लल्लन खान नाम के शख्स का जुड़ा है। पुलिस की एफआईआर में भी ये नाम दर्ज है। बताया जाता है कि लल्लन गौस खान का पड़ोसी है। लल्लन खान ट्रिपल मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद है। वहीं इस मामले में गौस की तरफ से लल्लन का नाम लिए जाने के बाद लल्लन का परिवार सामने आ गया। लल्लन का एक बेटा इंग्लैंड में रह रहा है। अपने पिता पर लगे आरोपों के बाद उसने विदेश से ही सवाल उठाए हैं। उसने न केवल गौस खान के आरोपों को झूठा बताया है बल्कि गौस पर ही कई संगीन इल्जाम लगा दिए हैं। मैं यहाँ के ऊपर एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि गौस जो हैं वो हम लोगों के टच में बहुत टाइम से नहीं है। हमारे चचा रेहान अहमद खान का इंतकाल 2009 में हुआ था। 2009 से लेके अब तक के हम लोगों के चचा से उनसे कोई बातचीत नहीं है। उनसे किसी भी तरीके के कोई लेने देने नहीं है वहाँ से, उनके घर से। तो उनका ये कहना कि वो शिकार करके लाए थे और वो जो है वो मेरे पिता शिकार करके लाए थे और उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। तो मुझे आपसे गुजारिश यही है कि आप इन झूठी बातों में बिल्कुल मत आइए और जो कुछ भी है वो आप इनकी खुद ही जांच करवाइए। साफ कर दिया है कि गौस के आरोपों में कोई दम नहीं है। सिर्फ कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए वो नई कहानी बुन रहा है। आरोप बिल्कुल गलत है और उनको ये समझ लिए 80 साल की उम्र है, उनको एक आंख से दिखता ही नहीं तो बेचारे शिकार क्या खेलेंगे और गाड़ी चलाने के योग्य नहीं है। वो कभी कभी बातें करते करते भूल जाते हैं। हमारे खुद ही काफी समय से आना जाना बिल्कुल नहीं था, तो वो खुद ही दिमाग से संतुलन। और इस मामले में हमने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बातचीत की। इंडिया डेली लाइव पे आपने लाइव कहा था कि एक्शन होगा, एक्शन हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? उस पे एफआईआर हो गया। आपको धन्यवाद करना है। अब सरकार पूरी तरह से आपकी खबर को परीक्षण कराकर कार्रवाई कर रही है जी। उसके खिलाफ एफआईआर हो गया है सर। देखिए, आपकी खबर को सरकार ने संज्ञान में लिया है और इस पे जांच कराकर कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप थे ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इन्होंने ही सबसे पहले जब इंडिया डेली लाइव पे जो शो चल रहा था, उस शो में गौस खान के खिलाफ जब सबूत दिखाए गए थे तो इन्होंने वादा किया था कि सरकार आपकी खबर की वजह से संज्ञान लेगी और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन होता दिख रहा है। गौस खान के खिलाफ एफआईआर हो गई है और अब आगे की तैयारी भी उसके खिलाफ बड़े एक्शन की कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।